आज एक खबर सामने आई कि एसएमएचएस के जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी विंग है, वहाँ वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है। उसकी वजह से काफ़ी ह्यूमन क्राई देखने को मिला, पेशेंट्स काफ़ी खफा थे। तो इसी के चलते हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद सज्जाद, यूरोलॉजी के एचओडी हैं, एसएमएचएस में काम करते हैं, सुपर स्पेशलिटी में बैठते हैं। तो हमने मुनासिब समझा कि इनसे जानते हैं कि क्या एसएमएचएस में सच में ऐसी कमी है जिसकी वजह से पेशेंट्स को सफ़र करना पड़ता है या कुछ और वजह है। सज्जाद साहब, खबर सामने आई थी कि पेशेंट्स को सफ़र करना पड़ता है, वेंटिलेटर्स की कमी है एसएमएचएस के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। ये कश्मीर का सबसे बड़ा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है सोरा के बाद। अगर देखिए जी, आपको मैं बताता हूँ। पहले ये जो वेंटिलेटर्स हैं, ये वेंटिलेटर क्यों किसी को चाहिए? जब कोई पेशेंट ज़्यादा सिक होता है या आपको एडवांस सर्जरीज करनी पड़ती है, उनके लिए बैकअप के लिए होता है। पहले क्या होता था, पहले ऐसी सर्जरीज करते ही नहीं थे हम, कभी नहीं होता। इफ़ यू सी द हिस्ट्री, पहले एसएमएचएस में कभी कोई वेंटिलेटर था ही नहीं। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गया सर्जरीज करना, बड़े बड़े केसेस लगने, तो पहले मोहम्मद खान जो सर्जन थी हमारे हेड डिपार्टमेंट सर्जरी की, उनने अपना एक वार्ड दे दिया इसके लिए। वार्ड 17 पहले था। तो पहले जो भी कोई पेशेंट था सोरा जाता था। सोरा में भी खाली 7 वेंटिलेटर थे, 7 वेंटिलेटर्स ओनली एट दैट टाइम। तो जब आहिस्ता आहिस्ता सबने सीखा या सर्जरीज की, टेक्नोलॉजी बढ़ी, वो करके तो आपने वो केसेस लिए जो कि कभी नहीं ले सकते थे हम। तो इसकी क्या, जब एडवांस टेक्नोलॉजी आपने एडवांस किया तो उसमें आपका पेशेंट को रिस्क जो है वो हमने लेते, पहले तो नहीं लेते थे। पहले हम बोलते हमको करना ही नहीं है, अब लेते हैं। तो इसलिए जब और फिर डिपार्टमेंट्स भी बन गए। फॉर एग्जाम्पल यूरोलॉजी पहले नहीं था जीएमसी में, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी नहीं था, सर्जिकल जी नहीं था, सीवीटीएस नहीं था, न्यूरोसर्जरी नहीं था। अब ये डिपार्टमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता आ गए। तो आहिस्ता आहिस्ता हर कोई, जब आप स्पेशलिटी चलाते हो आपको उतनी एज पर द पॉपुलेशन की वजह से देते हैं, तो आपने आहिस्ता 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 चढ़ा दिया। अब जब हमने बाहर इतना रेज किया कि कोई भी पेशेंट अब बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए वेंटिलेटर की जरूरत होती पड़ती है स्टेट वाइड। अब हमने पहले तो था ही नहीं कुछ, अब अभी स्पेशलिटी में 7 है, एसएमएचएस में भी 10-15 है। तो बाकी जो अभी कॉलेज आ रहे हैं उनके पास भी है। बट यू कैन नॉट कीप। अभी मैंने इसलिए किया कि उन्होंने थोड़ा किया था, एग्जैक्ट किया नहीं, एग्जैक्ट किया था। बाथरूम नहीं है आपको जी, रोबोटिक सर्जरी नहीं है, वो क्या जाना है। पहले इन चीज़ों को करो। अगर हम पहले बेसिक पे जाते हैं तो फिर वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, बिकॉज वी विल नॉट बी टेकिंग द पेशेंट्स। जब हम पेशेंट्स लेते हैं तभी जाके ये चीज़ें आती हैं बीच में। तो गवर्नमेंट भी करती है, हमेशा करती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी बनाती है, अब डिपार्टमेंट्स भी आते हैं। बट गवर्नमेंट थोड़ा सा लेता है, टाइम लगता है। क्या ये गलत नहीं है फिर, जैसा आप कह रहे हैं कि पहले हम ऐसे केसेस ही नहीं लिया करते थे, तो अब आप केसेस लेते हैं तो फिर वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल होने चाहिए। ठीक, हर कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आती है। इट्स नॉट लाइक कि आपने ये नहीं किया। अब जब मैंने फॉर एग्जाम्पल अपने डिपार्टमेंट का बाहर रेज किया, मैंने जो पहले मैं लेता नहीं था अब ले लिया, तो ये एक उसमें आपको देना ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप खाली वेंटिलेटर ले लो और बाकी कुछ नहीं करो। जब भी कोई वेंटिलेटर लेता है या कुछ नहीं, उसके लिए आपको स्टाफ की चाहिए, रिक्रूटमेंट चाहिए, आपके स्पेस चाहिए। अभी हम स्पेशलिटी में देख रहे हैं, एक स्पेस देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। जो हमारा CSSD है वो चेंज करके 22 बेडेड ICU बना रहे हैं। हमको भी लगता है कि हाँ जरूरत है, क्योंकि हमने एक बार रेज किया, क्योंकि हमने एडवांस सर्जरीज किया, इसके लिए चाहिए ही चाहिए। अब क्या होता है, किसी को अब ज़्यादातर हमें प्रॉब्लम होती है न्यूरो सर्जरी की। अब जब वो ब्रेन ट्यूमर होते हैं वो करते हैं, तो वो उनका जो वेटिंग होता है उस वेंटिलेटर पे, वो बेड ज़्यादा खाते हैं, 5, 8 दिन, 9 दिन। अब जब हम फॉर एग्जाम्पल ये सर्जरीज करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स वो आपका ओपन सर्जरी करते हैं। तो ओपन सर्जरी जब करोगे आपने, तो वहाँ आपके क्या उसका मॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है। तो अगर ये पेशेंट आपको वेंटिलेटर पे 2 दिन मिल गया, ये 8 दिन चला जाता है, तो आपका जो वेंटिलेटर वो बंद हो जाता है। तो अगर इसमें ये भी कहना है पेशेंट्स का कि हमें डेट दी जाती है और फिर जब हम उस डेट पे जाते हैं तो वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती है। मैं बताऊँ, ये वेंटिलेटर ऐसी है, ये इमरजेंसी। अब नहीं पता है, ये जो हम सर्जरीज करते हैं ये इलेक्टिव्स होती हैं, ये लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्टिव सर्जरी है, यानी कि हम डेफर भी कर सकते हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं कर सकते। अब रात को कोई आ जाएगा इमरजेंसी में, यू हैव टू टेक, यू कैन नॉट रिफ्यूज हिम। अब जब हमने रखा, सुबह हमने लिस्ट में डाल दिया, पेशेंट को डाल दिया, हाँ जी आपको कल ऑपरेशन हो जाएगा, लिस्ट कर दिया। रात को पेशेंट आ गया, उसका वेंटिलेटर होगी, अब कैसे करेंगे?
बट यू कैन नॉट टेक ए रिस्क पेशेंट की, इसको मारेंगे नहीं, आपको नहीं वेंटिलेटर ऐसे करेंगे, उसको नहीं उठाएंगे। यानी आपका कहना है अगर एसएमएचएस में इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, जिन पेशेंट्स को सच में जरूरत है वेंटिलेटर्स की, उनको कभी डिनाई नहीं किया जाता है। कैसे कर सकते हैं? जितना भी होगा, जिसको भी अवेलेबल होता है वो लेता है, फर्स्ट कम जो भी होगा। तो जब आपने इलेक्टिव सर्जरी रखी, रात को ही आपको हो गया, खत्म हो गया वेंटिलेटर, तो आपको कैसे होगा सुबह? तो वो डिले होगा। बट दोज आर इलेक्टिव सर्जरीज, दे कैन वेट 2 days 10 days नहीं। अब जब किसी ने किया था रोबोटिक सर्जरी का जिक्र किया, उसमें थोड़ा मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया। अगर रोबोटिक सर्जरी हम करते हैं, फर्स्ट थिंग वी आर 20 to 25 years behind that technology. दिस इज द ओनली टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये इक्विपमेंट महंगा आता है, इसलिए हम पीछे हैं। लेप्रोस्कोपी होता था, हमने पता नहीं कहाँ किया होता है। इसमें क्या होता है, जब आप यही ट्यूमर पेशेंट्स रोबोटिक सर्जरी से करोगे, आपको क्या हो जाएगा, आपका जो मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी कम हो जाएगा, और अगर आप उसको वेंटिलेटर चाहिए 1 ही दिन लगेगा, ज्यादा 10 दिन नहीं लगेंगे उसमें। तो ये चीजें भी हमको चाहिए, हर कुछ चीज है। आप कोई बोलता है बाथरूम नहीं है, बाथरूम से लोकल, वो इंसान को अपनी फितरत है। अगर हमने गवर्नमेंट कितना दे देगा, आपको ये लोगों को भी देखना है कि अगर कोई चीज है ये हम साफ रखें, शिफाफ रखें, खुद कर सकते हैं। इसमें क्या बड़ी बात, जो बड़े बड़े बात करते हैं, दे कैन कम एंड टुगेदर, जरा क्या है उसको ठीक कर दिया, इसमें क्या कर रहा है फी सबिल्लाह। तो ये नहीं है, अब ये खाली चलो जी गवर्नमेंट करेगा, वो कितना करेगा। यूजुअली सरकारी अस्पतालों की जब भी बात होती है, वहां जैसे आपने वॉशरूम्स का जिक्र किया, क्लीनलीनेस पे बड़ा एम्फेसिस किया जाता है कि सरकारी अस्पताल में फैसिलिटीज तो मिलती है लेकिन साफ सफाई देखने को नहीं मिलती है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कितनी रिस्पॉन्सिबल है और लोग कितने रिस्पॉन्सिबल? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा करती है कि हम ठीक करना चाहते हैं। अब देखो हमारा एक मेंटेलिटी है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जब में मैं कुछ भी करूं गवर्नमेंट कर देगा। गवर्नमेंट कितना करेगा ये आपको देखना है, क्योंकि आपको अपने देखने की सफाई है, ये नहीं वो आपको ठीक करना है। अगर आपको कोई चीज खराब होती, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट अभी लगेगा चलो 5 रुपये हम दे देंगे, किसी को रेफर करेंगे, आउटसोर्स करेंगे, तो 5 रुपये रखेंगे, उसको क्राइसिस उठेगी, है जी 5 रुपये लिए। यहाँ फोन आप करते हो 1000 रुपया, एक सब कोई भी है, वो फोन पे 100 रुपये तो मिनिमम दिन में खर्च करता है। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट मांगेगी चलो जी इसको क्लीन के लिए रखेगी, 5 रुपीज 10 रुपीज रखेंगे ताकि इसका ये रहे, साफ करने वाला हुआ, नहीं मानेगा, बोलिए गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट देने दो। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि आप जो आप वहां पर लगाए उसको ख्याल रखा, अगर कोई टूटता है उसको सफाई करो, वरना ऐसे फेंक देते, खाना फेंक देते, यूरिन ऐसे करके फ्लश नहीं करते, तो उसमें कौन करेगा। बिल्कुल। लास्ट में एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, जो ये ह्यू एंड क्राई आज वेंटिलेटर्स के हवाले से हुआ है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी है, जितनी जरूरत है उसके मुताबिक अभी एसएमएचएस में वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी है, तो लोगों को, पेशेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं? देखो मैं बताता हूँ, हमने जो बार रोज किया ना, तो अब एवरीबडी इज ट्राइंग टू कम इन द हॉस्पिटल, हमको जी ये चाहिए, बिकॉज इट्स फ्री। जो भी होता है उसमें ज्यादा आते हैं। अब इंस्टीट्यूट में भी रश थोड़ा कम हो, यहाँ ज्यादा आ जाता है। जब आपको ज्यादा आ जाएगा तो आपको, तो आपके लिए पहले अगर वेंटिलेटर रखेंगे, आपकी जगह ही नहीं है ना रखने के लिए, जितनी आपको है वहाँ आपको। तो ये बार राइज करना कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी रिस्पॉन्सिबल है। एडमिनिस्ट्रेशन को कहाँ पता, उसने अपने डिपार्टमेंट बनाया, हमने फैकल्टी लगाया, उन्हें उस वक्त जो हमने दिया, जो पहले दिया, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा 20 साल आगे क्या होगा। सो यू हैव टू थिंक इन एडवांस। आज जो है, आज अगर हम बोलते हैं अगर 30 वेंटिलेटर चाहिए, इन नेक्स्ट 5 years या 10 years यू नीड 50, 60, 70 वेंटिलेटर्स। तो वो पहले जगह भी होनी चाहिए, उसके लिए मैन पावर भी होना चाहिए, तब जाके ये चीजें हो सकती है। तो अवेलेबिलिटी फिलहाल अगर इमरजेंसी पेशेंट्स है उनके लिए अवेलेबिलिटी है? अब डिपेंड करता है कितने इमरजेंसीज है। देयर इज नो डाउट कि जब रश ज्यादा आता है कहीं कहीं बीच में, तो आपको वेंटिलेटर थोड़ा कम मिलता है, यानी कि आपको ले लेना है। लेकिन जो इलेक्टिव सर्जरीज होते हैं उसके लिए हम डिले कर सकते हैं, उनके लिए उसी पे शोर उठता है और कुछ नहीं होता है। चलिए, थैंक यू सो मच सजाद साहब बात करने के लिए। तो ये थे सजाद साहब, जिन्होंने बताया कि कुछ ऐसी सर्जरीज होती हैं जिन्हें डिले किया जा सकता है, यानी उनमें इमरजेंसी नहीं है, उन्हें हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन डिले कर सकते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी में हमारे पास कोई पेशेंट आता है, उन्हें हम पूरी कोशिश करते हैं वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करने की। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट बनती है क्योंकि आज काफ़ी मसला बना और लोगों का यही कहना है कि हमें वेंटिलेटर्स नहीं मिलते। लेकिन ये बात एक समझ
समझने वाली है कि अगर आपकी सर्जरी कोई ऐसी है जो डिले हो सकती है और आपके साथ में कोई ऐसा शख्स है जिसकी सर्जरी इमरजेंसी बेसिस पे करनी ज़रूरी है उनकी जान बचाने के लिए, तो सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का, ऐसा वहाँ की डॉक्टर्स का, वहाँ की फैकल्टी का कहना है। और साथ ही साथ साफ सफाई को लेके भी इन्होंने बात की। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न और इशू रहता है। हम वहाँ लीकेज देखते हैं, हम वहाँ सीपेज देखते हैं, हम वहाँ गंदे बाथरूम, गंदे कॉरिडोर्स देखते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कहीं ना कहीं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की भी आती है, एज ए सोसाइटी भी आती है, और हमें भी इनका ख्याल रखना चाहिए और रखने की खास ज़रूरत है। तो एक बार फिर से बता दूं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। जितनी अवेलेबिलिटी इनके पास है, एसएमएचएस में है, वो कम्प्लीटली यूटिलाइज की जाएगी, और अगर इमरजेंसी पेशेंट है उनको टाइमली तौर पे वेंटिलेटर दिया जाएगा। दूसरी बात, जो रोबोटिक सर्जरी है उनको उसका पैसा इसमें नहीं जा सकता है। उसका पैसा इसमें नहीं जा और अगर आपके पास रोबोटिक सर्जरी आती है, जैसे मैडम ने कहा है, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर लास्ट 10 years, 5 साल से ज्यादा कर रहे हैं, अगर वो आता है तो आपकी जो ये वेंटिलेटर बाकी जो क्राइसिस है खत्म। दूसरी बात बताइए, इस रोबोटिक सर्जरी के लिए आपको, मैं अपने डिपार्टमेंट का बताता हूँ, प्रोस्टेट जो कैंसर है वो ज्यादा है, तो वो इन ईयर 250 जाता है, और एक पेशेंट को 6 लाख से मिनिमम लगता है पेशेंट। अब आप देखो वो पैसा कितना जाता है वहाँ, वो यहाँ से जाता है, यहाँ तो फ्री हो जाएगा। बिल्कुल सही। रोबोटिक सर्जरी भी हमने पिछली बार भी इनसे बात की थी, तब भी इन्होंने कहा था कि कुछ वक्त बाद ही एसएमएचएस में रोबोटिक सर्जरी हो जाएगी। हम तकरीबन 2 डेकेड पीछे तो चल रहे हैं दुनिया भर से, लेकिन अगर ये इंटरवेंशन यहाँ आती है, ये टेक्नोलॉजी यहाँ आती है, तो कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों को फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें वो तमाम तर फैसिलिटीज कश्मीर में ही मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया, ऐसी ही रियलिटी ऑन ग्राउंड भी हो, और इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट वहां जाता है तो उसे किसी भी किस्म की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।